गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 में मैं सिखाने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल, जिसमें मुझे एनालाइज करना है एक बीम जिसमें ए में एक तरफ फिक्स्ड है और बी एंड सी में रोलर सपोर्ट है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये न्यूमेरिकल में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ए से बी तक कोई भी लोड नहीं है, फिर बी से सी तक एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और साथों साथ एक मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सी पॉइंट में 12 किलो न्यूटन मीटर के। और ये भी चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं कि ए से बी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है एंड बी से सी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.5i है। तो चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसीलिए सेक्शन को जैसे ये लोगों ने थिकर सेक्शन थिनर सेक्शन के हिसाब से दिखाया है। तो पहले तो इस न्यूमेरिकल में जो ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट के जो भी बाउंड्री कंडीशन है उनके बारे में बताया। जैसे ए पॉइंट में आपका थीटा इज इक्वल टू 0 क्योंकि ए पॉइंट में फिक्स सपोर्ट है वो दिखा दिया, एंड बी एंड सी में मोमेंट इज इक्वल टू 0 होगा, जो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद तो अभी फिक्स्ड एंड मोमेंट बता रहे हैं। जैसे फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम, देखिए ए टू बी तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो सपोर्ट नहीं कोई भी लोड नहीं है। तो अगर कोई लोड नहीं रहते हैं तो उसके फिक्स्ड एंड मोमेंट होते नहीं है। कोई भी ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है। देखिए मैंने जितना भी फॉर्मूला बताया आप लोगों के, उन्हीं में से अंदर ही मतलब उतने ही फॉर्मूला टोटल है। तो कोई ना कोई लोड तो होना ही चाहिए, बिना लोड का फिक्स्ड एंड मोमेंट निकलता नहीं है। उसके बाद बी टू सी में क्या क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ WL²/12। सो बी टू सी का मोमेंट है माइनस ऑफ WL²/12, तो माइनस ऑफ 20 इंटू लेंथ स्क्वायर 4²/12 माइनस ऑफ 26.67 आ चुका है। उसके बाद सी टू बी का फॉर्मूला प्लस हो जाएगा, डेट इज प्लस WL²/12 वही वाला रहेगा वैल्यू, सिर्फ प्लस रहेगा, डेट इज प्लस 26.67 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में मैं निकालने जाऊंगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन इज इक्वल टू मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम ए टू बी प्लस 2EI/L इंटू 2θA प्लस θB। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट में ए टू बी का कोई भी फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं है एंड बी टू ए का भी कोई फिक्स्ड एंड मोमेंट नहीं है क्योंकि लोड नहीं है। तो सीधा हम लोगों ने 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 2EI/L 2EI। अब जैसे आप लोग देख पा रहे हैं आई का वैल्यू 2i है, तो आई का वैल्यू हम लोगों ने 2i सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं। 2i डिवाइडेड बाय L, लेंथ क्या है 4 है, इंटू θA, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को θA क्या है 0 है, तो θA मैंने लिख दिया 0। उसके बाद θB लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई किया तो EI इंटू θB ये वाला इक्वेशन बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट क्या इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट इक्वेशन आप लोगों का बनेगा दैट इज f ऑफ a टू बी प्लस 2EI/L इंटू 2θB प्लस θA, मतलब a टू बी का मोमेंट निकाल लिया, फिर b टू a का मोमेंट निकालेंगे। ये भी फिक्स्ड एंड मोमेंट 0 है, इंटू 2θB θA को 0 कर दिया, तो 2EI इंटू θB ये वाला इक्वेशन बन चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, बी टू सी का मोमेंट निकालेंगे। बी टू सी का फॉर्मूला लिख दिया फिक्स्ड एंड मोमेंट, जो कि आप लोगों को पता ही है, अभी निकाले थे माइनस 26.67। माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। तो माइनस ऑफ 26.67 प्लस 2EI का वैल्यू क्या था, जैसे आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं आई का वैल्यू है हम लोग के 1.5 टाइम्स ऑफ आई, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 टाइम्स ऑफ आई लिख दिया बाय लेंथ इंटू 2θB प्लस θC। ये दोनों ही 0 नहीं है, तो उसी हिसाब से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है मोमेंट फ्रॉम सी टू बी, ये भी उसी तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये इक्वेशन बन गया प्लस 26.67 2EI का वैल्यू लिख दिया, 4 लेंथ लिख दिया, 2θC प्लस θB। तो सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद एक तो ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया, साथों साथ ये इक्वेशन आ गया और ये इक्वेशन है। ये 4 इक्वेशन हम लोग के पास आ चुके हैं। अब जब ये 4 इक्वेशन आ चुके हैं, इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना है
जो स्टेप नंबर 3 में मैं लिखूंगा बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे 3 बाउंड्री कंडीशन है। एक तो क्या है कि जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि बाउंड्री कंडीशन इस न्यूमेरिकल में क्या क्या है, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें बाउंड्री कंडीशन एक तो थीटा एट ए इक्वल टू 0 जो कि मैं हालांकि सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ। एक तो हो गया आपका इस पॉइंट में बाउंड्री कंडीशन, दूसरा बाउंड्री कंडीशन इस पॉइंट में होगा और तीसरा बाउंड्री कंडीशन इस पॉइंट पे होगा। जितने भी सपोर्ट होगा उतने ही हम लोगों के पास बाउंड्री कंडीशन रहेगा। ए पॉइंट में बाउंड्री कंडीशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। बी पॉइंट में बाउंड्री कंडीशन क्या है, मोमेंट फ्रॉम बी टू ए, जो बी टू ए की तरफ जो भी मोमेंट आते हैं और बी टू सी की तरफ जो भी मोमेंट आते हैं, ये दोनों मोमेंट इक्वल टू 0। और मोमेंट फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा मैं, हालांकि लिखूंगा 0 के जगह में -12, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज के वैल्यू जितना तक हम लोगों को पता है माइनस होते हैं, तो -12 लिख दूंगा। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि मोमेंट फ्रॉम सी टू बी इस तरफ जाएगा इक्वल टू -12। और ये तो अभी क्या है, ये जितने भी इक्वेशन है मैं उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। एक ये और दूसरा ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे मोमेंट फ्रॉम बी टू ए प्लस बी टू सी कर दिया। अब करने के बाद ये दो इक्वेशन है ऊपर, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर के इक्वेशन थे। ऊपर के कौन कौन से इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन बी टू सी प्लस बी टू ए, मतलब दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को सम अप करूंगा और इक्वल टू 0 लिख दूंगा। दूसरा और तीसरा को सम अप करके इक्वल टू 0 लिख दिया। एक इक्वेशन बन गया हम लोग की फिफ्थ इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन हम लोग की फिफ्थ बन चुके हैं। और एक हो गया एम ऑफ सी टू बी इक्वल टू -12 या प्लस, और या तो एम ऑफ सी टू बी प्लस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन चुके हैं। इससे सी टू बी वाला जो सी टू बी है ये कौन सा है आपका, सी टू बी वाला है आपका फोर्थ इक्वेशन। सो फोर्थ वाला हम लोगों ने लिख दिया, तो लिखने के बाद इक्वल टू 0 आ रहा है, ये एक है। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो इक्वेशन हम लोग के पास अवेलेबल है, ये दो इक्वेशन के मैं अभी क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाला इक्वेशन को मैं अब सॉल्व करूंगा। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, कैलकुलेटर से भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, या तो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम लोगों ने उसको सब्स्टिट्यूट किया, मतलब वैल्यूज को हम लोगों ने निकाला। तो थीटा एट बी का वैल्यू हम लोग के पास आ चुके हैं 14.72 प्लस। उसके बाद थीटा एट बी आ चुके हैं, उसके बाद थीटा एट सी आ रहा है -33.14। ये दो वैल्यू आ चुके हैं। अब हम लोग के पास जितना भी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस थे, कौन कौन सा 1 2 3 4, ये 4 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन थे। तो ये चारों स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में क्या होगा, मुझे मोमेंट निकालना होगा, दैट इज ए टू बी, बी टू ए, बी टू सी एंड सी टू डी। तो ये जो 4 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, देखिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कितनी बनेगा, मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी बताया था, जितने भी नंबर ऑफ स्पैन होगा उसके दुगना होगा। जैसे यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ स्पैन ए टू बी एक स्पैन हो गया, बी टू सी दूसरा स्पैन होगा, 2 स्पैन है, तो 2 के दुगना क्या होगा 4। तो 4 नंबर ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। तो ये जितने भी है इसमें थीटा बी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड थीटा सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये थीटा बी का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये एक थीटा बी का वैल्यू कर दिया सब्स्टिट्यूट, और ये थीटा सी का वैल्यू, थीटा सी का वैल्यू, थीटा बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मेरे पास फाइनल जो मोमेंट एक ये आ चुके हैं। अभी तक मेरे पास टोटल 4 वैल्यू आ चुके हैं। कौन कौन सा वैल्यू है मेरे पास 4 वैल्यू आ चुके हैं, जो कि आपका एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये। तो ये 4 वैल्यू मेरे पास आ चुके हैं। और एक चीज मैं बताने जाऊंगा कि यहाँ पे दोनों, ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, दोनों ही वैल्यू हम लोगों के प्लस आ रहा है। हालांकि इनमें से जो ट्वाइस ऑफ ई आई बाई एल मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ गलती हुआ है जिसके कारण दोनों ही वैल्यू प्लस आए, क्योंकि एक प्लस आना होगा, एक निगेटिव आना होगा। क्योंकि अगर दोनों ही वैल्यू प्लस आया तो हम लोगों के जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इक्वल टू 0, ये जैसे आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये इक्वेशन मैंने बताया था मोमेंट फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 0 करने के लिए एक प्लस आना होगा, एक माइनस आना होगा। तो हम लोगों का यहाँ पे इन्होंने मतलब बनाने के टाइम पे मेरा गलती हो गया, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जैसे गलती क्या हुआ है। देखिए एक इक्वेशन हम लोगों का है कि
थीटा बी थीटा सी निकाल दिया। अब मैं जब थीटा बी का निकालूंगा, यहाँ पे सीधा सा बात है, थीटा बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं थीटा बी एंड थीटा सी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो वैल्यू हम लोगों की आएगा निगेटिव, मतलब बी टू सी का जो भी वैल्यू है वो निगेटिव आएगा। मतलब ये वाला जो वैल्यू है ना हम लोगों के, ये वाला वैल्यू हम लोगों की माइनस होगा, निगेटिव वैल्यू होगा, और निगेटिव वैल्यू होगा। और जैसे आप लोग क्वेश्चन में भी देख पा रहे हैं, देखिए ए पॉइंट में क्या आ रहा है, ए पॉइंट में हम लोग की पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूम गया ऑलरेडी। बी टू ए का पॉजिटिव बना तो क्लॉकवाइज घुमा है, बी टू सी का निगेटिव बना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। और सी पॉइंट का हम लोग के पास ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ था -12, तो -12 दिखा दिए। अब ये हो गया हम लोग की फाइनल मोमेंट। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो गया, हम लोग की जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनानी है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले तो मैं दिखाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनानी है, देख लीजिए। देखिए पहले मुझे ड्रॉ करना है एक लाइन, उसके ऊपर मोमेंट फ्रॉम ए टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ये ए पॉइंट हो गया हम लोग की, उसके बाद ये आपका हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया आप लोगों का सी पॉइंट। अब पॉजिटिव घूम रहा है इसलिए क्लॉकवाइज घुमा। अब बी पॉइंट में आप लोग देखो बी टू ए वाला कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है क्लॉकवाइज घूमेगा। और बी टू सी का आंसर क्या है, ये माइनस होना चाहिए, तो माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। और बी टू और सी टू बी का है माइनस, माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो एरो है, एरो किस डायरेक्शन पे दिखा रहा है उसी डायरेक्शन पे डायग्राम बनेगा। तो 14.72, तो फाइनली हम लोग का यहाँ पे 14.72 नीचे की तरफ दिखा रहा है तो नीचे बनेगा। यहाँ पे 29.44 लिख दिया, और यहाँ पे 14 यहाँ पे होगा आपका 14.42, यहाँ पे होगा आपका 29.42, यहाँ पे 29, और सी पॉइंट में होगा 12, नीचे की तरफ दिखा रहे तो नीचे बनेगा 12। ये हो गया आपका मोमेंट जो भी बना है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से बना है। अब इसके ऊपर मुझे ओवरलैप करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोड। देखिए ए टू बी तक कोई भी लोड नहीं था तो यही रहेगा वैल्यू। अब बी टू सी तक लोड था, कौन सा लोड था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी लोड था वो कितने वैल्यू का था, मैं क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा कितने वैल्यू का लोड था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 के थे, तो 20 के थे तो इसका जो भी फॉर्मूला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मोमेंट क्या है, WL² फिक्स्ड मोमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला है WL²/8। अब जब WL²/8 करूंगा तो फॉर्मूला 20 × 4²/8, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो जैसे ये है 20, इसका वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू मेरे पास आ रहा है 40, तो ये वैल्यू था 29। अब 40 का मतलब है ऊपर जा रहा है, और ये पैराबोलिक डायग्राम बनेगा, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है हम लोगों की 40। तो फाइनली जो मैं आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा हूँ वही हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिखना है, इस पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिखना है, इस पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिखना है, और इस पॉइंट पे मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू लिखना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज लिखना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू लिखना है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज, मतलब जितना भी पॉइंट है सारा पॉइंट में आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज लिखना है। और ये हो गया आप लोगों का फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो कि इस क्वेश्चन में या तो इस न्यूमेरिकल में निकालना था। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू।